नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर ट्विस्ट की, जिसने आम आदमी का कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। कल आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश आप अपने जोखिम पर कीजिए, और आज संसद में वित्त मंत्री ने कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का ये कतई मतलब नहीं कि हमने उसे लीगलाइज कर दिया है। अब आम आदमी का डब्बा गुल। लेकिन हम आपके लिए ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही बताएंगे आर्थिक विकास को लेकर सरकारी दावे का सच क्या है। बजट पर वित्त मंत्री के लोकसभा और राज्यसभा में दिए बयानों ने जीडीपी ग्रोथ की जो स्टोरी बताई है और विकास पर खर्चे के जो दावे किए हैं उसकी गहन पड़ताल करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी करेंगे। आज हमारे साथ अपने अपने फील्ड के दो एक्सपर्ट होंगे। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जो लीगल और टैक्स कंसल्टेंट हैं और क्रिप्टो करेंसी पर छाई धुंध हटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही दूसरे एक्सपर्ट हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष कुमार, जो वित्त मंत्री की ग्रोथ स्टोरी की परत दर परत तहकीकात करेंगे और बताएंगे कि क्या जीडीपी ग्रोथ उतनी ही हो रही है जितनी बताई जा रही है। साथ ही सरकारी खर्चे और रोजगार की असली कहानी भी। तो शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर छिड़ी बहस के साथ। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सिद्धार्थ जी, क्रिप्टो को लेके कल जो आरबीआई गवर्नर ने कहा और आज वित्त मंत्री ने जो कुछ भी संसद में कहा है, जरा हमारे व्यूवर्स को आप उनका मंतव्य समझाइए और बताइए कि आखिर इसके आगे पीछे की कहानी क्या है। सरकार जो है वो बार बार बयान दे रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करना चाहते हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बजट में भी बोला कि वो टैक्स करना चाहते हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो इस पे और प्रकाश डालें कि एग्जैक्टली वो किस चीज को टैक्स करना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा है कि वो अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आए, इसलिए हम इसको टैक्स कर रहे हैं। लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि अगर सरकार इसको टैक्स कर रही है, इसका मतलब वो ये मान रही है कि इसके बहुत से खिलाड़ी देश में मौजूद हैं। इसमें सरकार को एक टैक्स करने का एंगल दिखाई दे रहा है, इसमें एक वॉल्यूम आ गई है, इसमें काफी लोग पैसा लगाने लग गए हैं। लेकिन जब भी कोई बयान सरकार की तरफ से आता है, वो सिर्फ इतना सा आता है कि इसके पीछे कोई एसेट नहीं है इसलिए इसको मत खरीदिए, या ये लोगों को आदत पड़ जाएगी इसलिए हम लोगों को बचाना चाह रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरी पिक्चर का सिर्फ एक कोना देख पा रही है सरकार इस समय, और जहां तक मुझे लगता है कि काफी समय से सरकार भी इस कोरोना के कारण थोड़ा फाइनेंशियल डेफिसिट में रही है, तो वो नए नए तरीके खोज रही है कि और किन चीजों को हम टैक्स करें तो हमारा राजस्व और बढ़ेगा। उसमें इनका ध्यान जो है ये क्रिप्टो करेंसी के मार्केट ने अट्रैक्ट कर लिया है। अब सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा एकदम नहीं कह सकते कि सारी तरह की क्रिप्टो करेंसी एक ही चीज की बात हो रही है। क्रिप्टो करेंसी एक उभरता हुआ मार्केट है, और ये मार्केट जो है ये प्राइवेटली चल रहा है फिलहाल। इसको सरकार या किसी संस्था द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, प्राइवेटली चल रहा है। अगर मैं इसको मोटे तौर पे समझाऊं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो अगर आप इसको हमारे ही इतिहास से समझना चाहे, तो जैसे हम लोग कहते थे ना कि तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। अब ये जो कौड़ी होता था, क्या ये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था? नहीं। कौड़ी तो बस एक शंख जैसी चीज होती थी, सीपी जैसी चीज होती थी, और उसमें फूटी कौड़ी की भी कीमत होती थी, कौड़ी की भी कीमत होती थी। बाद में वो ढेला, रुपया, रत्ती सब बना। तो एक तरह से जब भारत में एक नोट का प्रचलन नहीं था, तब भी मार्केट था, लोग थे, और वो ये फैसला कर लेते थे कि हम 2 कौड़ी की या 50 कौड़ी की कीमत में ये सामान देने को तैयार हैं। कौड़ी के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता था। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक मार्केट से ड्राइव होता हुआ एक करेंसी है, ये एसेट से ड्राइव होता हुआ नहीं है। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि अगर आप मुझे 2 कॉइन देंगे तो मैं आपको एक कार दे दूंगा, अगर आप 2 कॉइन देंगे तो मैं आपको कार दे दूंगा, तो क्या आप इस बारे में सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये कॉइन के लिए कार क्यों दे रहा है? आप ये सब नहीं सोचेंगे। उसको 2 कॉइन चाहिए, क्यों चाहिए? उसको कार देने का मन है। आपने उसको 2 कॉइन ट्रांसफर किए, आपको आपकी कार मिल गई। अब क्या आपको लगता है कि आप इस कार को 3 कॉइन में बेच पाएंगे, 4 कॉइन में बेच पाएंगे? ये एक मार्केट का फैसला होगा।
हो सकता है कल को कोई आपसे कॉइन के बेस पे कार खरीदने को तैयार ही ना हो सकता है। कल को हो सकता है वो कार 4 कॉइन में बिक जाए, हो सकता है कोई बोले मुझे कॉइन में नहीं, मुझे सिर्फ कैश में भरोसा है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो एक एम्बिग्विटी बनी हुई है, जो एक कंफ्यूजन बना हुआ, वो इस बात का है कि अगर कोई मानने से इनकार कर देगा तो क्या। मार्केट तो है, लोग इसमें खरीद बेच भी रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई मानने से मना कर देगा तो क्या। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी आज भी इतने व्यापक तौर पे यूज नहीं हो रही है कि हम दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे कि मैगी का पैकेट हमको क्रिप्टो करेंसी में दे दो, या आटा राशन हमको क्रिप्टो करेंसी में दे दो। क्रिप्टो करेंसी फिलहाल एक बहुत ही बंधा हुआ मार्केट है, एक बहुत ही बंधा हुआ मार्केट है। थोड़ा सा अब क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं, ये समझकर कि जैसे कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती थी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, पर वो चलती थी मुद्रा की तरह, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की भी अभी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई वो नहीं है मान्यता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा सिद्धार्थ जी। जैसे कि कल तो उन्होंने कहा आरबीआई गवर्नर ने कि जी इसके पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। आज वित्त मंत्री कह रही है कि जी हमने टैक्स जरूर लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको मान्यता दे दी है। अब वो दोनों को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि कल को अगर वास्तव में कोई अपकमिंग एसेट है तो हम पीछे क्यों रह जाएं, और कल को ऐसा ना हो कि बहुत तो लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर माजरा क्या है। एक तरफ तो चारों तरफ आप इसके वॉल्यूम को देख लें तो वो बिलियंस में है, और पूरी दुनिया में एक देश ने तो इसको बाकायदा अपनी राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दी है। तो आम आदमी को जरा आप समझाइए कि ये इसके पीछे जो है इसका धरातल कहाँ है, और ये क्या प्रैक्टिकली कहाँ आने जा रही है करेंसी ये। और ऊपर से आप जैसा कि सरकार भी कह रही है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लाएंगे, तो ये भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि उनकी डिजिटल करेंसी और जो ऑनगोइंग क्रिप्टो करेंसीज हैं इसमें कितना अंतर होगा। तो जरा हमारे व्यूअर्स को जरा आप आसान भाषा में समझा सकें सिद्धार्थ जी। मैं इसी वे में चलूंगा जिस वे में आपने मुझे सवाल पूछा है। पहले उन्होंने बोला कि कोई एसेट नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी को अगर हम लोग बांटना चाहें तो 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी में बांट सकते हैं। एक, जिसके पीछे वाकई में कोई एसेट नहीं है लेकिन उसका मार्केट है। दूसरा, जिसके पीछे एसेट है और उस एसेट से वो अपनी वैल्यू लेता है। थर्ड, आप उस क्रिप्टो करेंसी से, जिस आदमी ने आपको क्रिप्टो करेंसी दी है, उसी की कोई सामान या सर्विस खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और चौथा, आपको एक प्रोमिसरी नोट दिया गया है, एक वादे का इंस्ट्रूमेंट दिया गया है कि आप पैसा लगाइए और अगर कंपनी 2 साल में इतना बिजनेस कर लेगी तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। अगर नहीं कर पाई तो आपके इस पैसे का क्या हुआ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको लगता है, तो हर प्लेटफॉर्म जो ये क्रिप्टो करेंसी चलाता है वो एक व्हाइट पेपर इशू करता है। तो जो भी मंत्री इसके ऊपर बयान दें, उनको ये समझना चाहिए कि वो इन चारों में से शायद पहले वाले की बात तो कर पा रहे हैं जिसमें कि कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, बट 3 और तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है। तो पहले सरकार ये बताती कि क्या वाकई में सिर्फ वो पहले वाले को ही टैक्स करना चाह रही है, बाकियों को नहीं करना चाह रही। अब आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के बयान के ऊपर। वो ये कह रही कि हम कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप एक बात समझिए कि भारत में टैक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोडिफाइड लॉ है। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, सालों से इसके ऊपर ऑर्डर आए हैं, सब कुछ हुआ है। आप किसी से बोलते हैं कि तुम्हें टैक्स देना है, वो आपसे 3-4 सवाल तो पूछेगा ना। वो ये बोलेगा, मैं इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाऊं, मैं इसको एसेट दिखाऊं, प्लांट मशीनरी दिखाऊं, सिक्योरिटी दिखाऊं, इंटेंजिबल दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। दूसरी चीज, आपको दिखाना अलग बात है, आपने इसकी वैल्यू निकाली कैसे। आप कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी 100 रुपए की बिक्री हुई है और तुम्हारी 60 रुपए की खरीद है तो हम 40 रुपए पे 30% टैक्स लगाएंगे। एक आम आदमी पूछेगा, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, आपने 60 रुपए कहां से निकाल लिया? 100 रुपए की बिक्री तो आपको दिखाई दे रही है, ये 60 रुपए में आपने कहां से निकाला? आपने कोई मेरी किताबें तो देखी नहीं, इसमें मेरे कितने घंटे लगे वो पूछना चाहती हैं इस बिटकॉइन को माइन करने में, या इसमें मैंने कितने एम्प्लॉइज लगाए हुए थे वो देखें। आप ये 60 रुपए कैसे पहुंची, ये टैक्स करने के लिए, क्योंकि टैक्स में आप बोल रहे हैं कि 100 में से 60 तो माइनस करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताना पड़ेगा। तीसरी चीज, सरकार कहती कि तुम्हारी खरीद 60 की थी, मैं कहता हूं 40 का था। अपील का अधिकार तो हर टैक्स के कानून में होता है।
अपील का अधिकार हर टैक्स के कानून में होता है। आपने मुझसे 100 में से 60 माइनस करके 40 पे ले लिया, मैं अपील करना चाहता हूं, उसका कानून कहाँ है? तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ये कह रही है कि हम कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत कह रही हैं। उनको अगर ये 40 रुपए के ऊपर 30% टैक्स चाहिए, तो उन्हें मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के देना पड़ेगा। उन्हें मुझे 60 रुपए को वैल्यू कैसे करना है वो बताना पड़ेगा। उन्हें मुझे अपील का अधिकार प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे ऊपर निगाह कौन रख रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, मैं कोई रिटर्न भरूंगा नहीं भरूंगा, या सिर्फ साल के एंड में आ जाएंगे कैलकुलेट करके लेने के लिए। अगर आपने किसी को ये चारों चीज दे दी, आपने बिना कहे उसको मान्यता दे दी। अब आपका ये कहना हम मान्यता नहीं दे रहे हैं पर ये मैं 4 चीजें बता रहे हैं, तो हास्पद सा मैं कहूंगा कि एक बयान होगा कि आप किसी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे हैं, आप उसकी वैल्यू बता रहे हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग बता रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी बता रहे हैं, अपील मैकेनिज्म बता रहे हैं, पर कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो चीज बेइंतहा गलत होती है, फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग, सरकार उसको पूरा रख लेती है, ऐसा नहीं करती कि थोड़ा सा लेके बाकी आपको वापस कर दिया। तो अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हैं, इलीगल मतलब जिसको मान्यता नहीं प्राप्त है, तो सरकार पूरा रख लेती है। लेकिन यहाँ सरकार क्या कह रही है, तुम्हारे 100 में से 40 का 30% लेके बाकी वापस कर देंगे, तो ये तो मान्यता हो गई ना। आपने इसको इलीगल तो कहा नहीं, क्योंकि अब ये मेरी टैक्स पेड रेवेन्यू है, अभी मेरा व्हाइट मनी है। अब इस व्हाइट मनी को मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा, कई लोगों से लोन ले सकता हूं इसके ऊपर कि भाई मैंने टैक्स पे किया हुआ पैसा है ये, अब मुझे लोन मिल सकता है, मैं बैंक के पास जा सकता हूँ, मैं प्राइवेट लोगों के पास जा सकता हूँ। आपने मान्यता दे दी, ये कहना कि हम मान्यता नहीं दे रहे गलत बात है। पर हमको ये भी समझना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जो 10 सेकंड के 15 सेकंड के बयान में कह जाती हैं, वो एक सही पिक्चर नहीं होती है, जो एक पीछे पूरी एक सरकारी मशीनरी उसके ऊपर काम कर रही है। हो सकता है मैडम मिनिस्टर को सिर्फ इतना बोलना किसी कारणवश ठीक लगा हो, लेकिन जिन लोगों ने इस पे टैक्स लगाने का सोचा है, वो जरूर इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वैल्यू कैसे होगी, इसका अपील प्रोसीजर क्या करेंगे, रिटर्न कैसे भरी जाएगी। आपने टैक्स का नाम लिया है तो सिद्धार्थ जी एक चीज और साफ करते चले कि जब एक तरफ ये कह रहे हैं हम टैक्स लगाएंगे, और आज जो इन्होंने संसद में कहा कि जी हमने मान्यता नहीं दी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं, बैन करेंगे नहीं करेंगे इसमें हम बाद में बात करेंगे, तो कुछ घचपच तो मामला है। आप हमें हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर चूंकि बजट में इन्होंने टैक्स करने की बात की है, तो ये कहां तक और कब तक संभव होता दिख रहा है, यानी कि ये टैक्सेबिलिटी कब तक लागू होती दिख रही है आपको? देखिए, अगर हम बजट में दिए गए बयानों की बात करें, तो मैं अपनी फील्ड में से एक एग्जांपल आपको दूंगा कि 2006 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पीसी सर, उन्होंने 2006 में बोला था कि हम जीएसटी लेकर आएंगे। 11 साल लग गए, 2017 में आया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसी तरह से इस बार संसद में पहली बार यह कहा गया है कि हम क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करना चाहेंगे, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी, बिक्री में से खरीद माइनस करके जो होगा उस पर 30% ले लेंगे। बट क्या ये कानून अभी 2-3 महीने में आने वाला है? हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे इतने तरह के मॉडल हैं, इतने तरह के मार्केट हैं और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं कि ये एक संभावना व्यक्त कर दी गई है कि सरकार अब इसको टैक्स करेगी। अगर वो आधा अधूरा लॉ लेकर आते हैं तो ये तो लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, और सरकार के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि वो किसी को ही नहीं बता पाएंगे कि तुम इस दायरे में आते हो भी कि नहीं आते हो। तो अगर आधा अधूरा कानून लेकर आते हैं तो मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर जिस तरह से जीएसटी को एक पूरा संभाल के बड़ा करके कायदे से सोच समझ के राज्यों के साथ बात करके लाया गया था, उस तरह से अगर इसको लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल से इस साल तो इसका आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है ये अगले साल से इसके बारे में प्रॉपर प्रस्ताव आए, क्योंकि बहुत चीजें बननी है इसमें। अब हमारे साथ हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मनीष कुमार, जिनसे हम बात करेंगे इकोनॉमी पर सरकारी दावे और जमीनी हकीकत की। तो मनीष जी, आज वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जो कुछ कहा इकोनॉमी को लेके, और कल जैसा कि आपको पता है वो देश को जो फास्टेस्ट इकोनॉमी करार दे चुकी हैं आज के दौर में, जरा इस पूरे परिदृश्य पे अपनी बात रखें। देखिए, जहां तक बात है ग्रोथ के नंबर्स को लेकर, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सिर्फ एक साल को आप कंसिडर करें तो उसमें आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देता है, लेकिन हम सभी लोगों को मालूम है कि उससे पहले का जो साल था वो बहुत ही डिस्टर्ब साल रहा हमारा। इसीलिए अगर आप मोटा मोटी अगर मान के चलें कि 8% का ग्रोथ नेगेटिव में जाए और उसके बाद 8% या 8.5% या उसको आप अगर पॉजिटिव में देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर 2 साल से आप कंपैरिजन करके देखें तो आपने एक्चुअली कोई इंप्रूवमेंट किया नहीं है।
और सही मायने में जो 2 साल के कंपैरिजन आप कर रहे हैं, तो कुछ हद तक कमी ही आई है उसमें जीडीपी में। जीडीपी का नंबर, एक तो ये बात है कि जो नंबर बताया गया वो मिसलीडिंग नंबर है। वो सिर्फ अच्छा। 1 साल का आप नंबर बता करके पीछे का जो नेगेटिव है उसको आपने एडजस्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है, जो मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम पे कह चुका हूँ, कि जो जब जीडीपी को लेकर के जब हम बहुत सारी क्लेम करते हैं, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, इकोनॉमी बुरी कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो 2 महत्वपूर्ण चीजें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। और जीडीपी का जब घटता हुआ दर है और जीडीपी का जब बढ़ता हुआ दर है, उसमें बहुत सारे मूलभूत अंतर है। जब जीडीपी नीचे की तरफ जा रही होती है, लुढ़क रही होती है, तो जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, जिनके पास में पूंजी है, जो इकोनॉमी में पूंजी कमाने वाले लोग हैं, वो अपना सारा भार जो है वो डालते हैं मजदूरों पे। आपने देखा होगा जिस समय में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद सबसे पहले किसी भी पूंजीपति ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ पे छटनी शुरू किया, मजदूरों को बाहर निकाला। मजदूर भी कैसे थे बेचारे, ठेका के मजदूर थे, जो कैजुअल मजदूर थे। तो ये चीज ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बाई कंस्ट्रक्ट जिस इकोनॉमी में हम लोग आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं, उस इकोनॉमी के अंदर में ये बाय डिजाइन है कि बढ़ती हुई घटती हुई जीडीपी के टाइम पे उसका असर मजदूरों के ऊपर में, या फिर ऐसे लोग जो जिनका इनकम बहुत कम है, उनके ऊपर में बहुत ही स्टार्क तरीके से हमें दिखाई देता है। लेकिन जब जीडीपी बढ़ रहा हुआ होता है, उस समय में आपका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन का फायदा कहाँ जा रहा है, ये भी संभव है कि जो प्रॉफिट सेक्शन है सोसाइटी का, वो बढ़ रहा हो। जीडीपी का कौन सा हिस्सा बढ़ रहा है, जीडीपी का कौन सा हिस्सा घट रहा है, इसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक और ज्यादा, जब हम लोग इसी चर्चा में अगर बात करेंगे तो क्रिटिकल तरीके से उसको अगर देखते हैं, तब जाकर के सच्चाई सामने में आती है। इसीलिए नंबर बताना, पहले तो मिसलीडिंग नंबर, और दूसरी बात ये कि उसको एक सेलिब्रेट करना इस तरीके से, वो बहुत ही एक फॉल्स सेलिब्रेशन के तौर पे मेरे नजरिए में है कि आप सिर्फ उस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं जो एक एग्रीगेट नंबर है। उस नंबर के अंदर में बाकी बाकी किसका क्या हिस्सा है, उसको अगर हम लोग देखेंगे, तब जाकर के समझ में आएगा कि इसका रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका लोगों के आय पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब घट रहा होता है तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन जब आपको फिर से एम्प्लॉय किया गया, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां का कुछ आउटपुट है, और अगर वो आउटपुट है तो आप जब फिर से एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है, जब जीडीपी बढ़ने लगता है, तो संभावना सबसे ज्यादा ये है कि आपको जिस समय में जिस आय पे पहले रखा गया था, उस आय से आपको कम रखा जाए आज की तारीख में। इसका सीधा मतलब ये है कि आउटपुट तो आप उतना ही दे रहे हैं, लेकिन उस आउटपुट से जो आपको इनकम मिलना चाहिए था वेज के टर्म्स में, वो कम मिल रहा है। ये अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये नहीं, मैं आपसे बहुत सहमत हूं, और आपकी बात से ही मिलती जुलती बात अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जी आप वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिकवरी किस बेस पे हो रही है? आपको पता है पिछला बेस जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पीछे जो -23% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो बेस तो आपका बहुत कम था, तो उस पर अगर आप इतने की दिखा रहे हैं ग्रोथ, तो बहुत, जैसा कि आप कह रहे हैं, डंका पीटने वाली बात नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट जो आपने बात कही कि ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ ही काफी नहीं है, क्योंकि वो किस सेगमेंट से हो रही है और किस तरह से हो रही है ये भी जरूरी नहीं है। वो जो दूसरे सेगमेंट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात आपने की और मजदूरों पे असर की बात की, तो जरा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि अगर सरकार ये कह रही है कि हम फास्टेस्ट इकोनॉमी हैं और इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से जा रही है, 9% के आसपास बताई जा रही है, तो वो आशंकाएं कहाँ है जहां कोई श्रमिक या कोई दबा कुचला तबका जो है वो छूट रहा हो या उसकी स्थिति में? आप ही का बहुत सारा रिपोर्ट है ललन टॉप, जिसमें आपने खुद बता रखा है कि जब लोग वापस आने लगे काम करने के लिए फैक्ट्री में, तो जिस वेज पे पहले रखा गया था उस वेज से कम है। ये बहुत सारे तथ्य आपके पास में ही है, और अगर आप उसी सभी चीज को एग्रीगेट करके देखें, सीएमआई का जो डेटा आया था इससे पहले, उसमें भी ये चीज है कि एम्प्लॉयमेंट अगर मिल भी रहा है तो वेज जो पहले वाला था वो रीस्टोर नहीं हुआ, आपको वो एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में नहीं मिल पा रहा है। तो जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसको हम लोग देखें, तुलना करें दोनों सेगमेंट में, तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये कि आपको मेहनताना कितना मिला, पहले कितना मिलता था, तो आज की तारीख में कितना मिल रहा है, आप इसकी तुलना कर लीजिए, आपको कम मिल रहा है।
दूसरा चीज ये कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी क्या थी, कल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंपनी के साथ में था और आज का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आया, तो आप देखेंगे कि उसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ती है मजदूरों की। तो ये तमाम चीजें बढ़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट कर रही है कि बढ़ता हुआ जो हम दिखा भी रहे हैं एक ही साल का, अगर मान लीजिए उसमें भी पॉजिटिव अगर मान रहे हैं, ये नंबर संभव ये है कि जो प्रॉफिट का जो सेगमेंट है सोसाइटी का, ये इकोनॉमी का, उसमें वो बढ़ता हुआ दिख रहा हो, और इस चीज को देखने के लिए डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आप ही के बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं इस मनीष जी, एक चीज और है कि सरकार पिछले कुछ दिनों से जब से बजट आया है और आज सदन में भी इस बात पे इनका जोर है कि हम पूंजीगत खर्चे को लेकर के काफी एग्रेसिव है और हमने रिकॉर्ड जो है इसमें इजाफा किया है। अब आप बताएं, और जैसा कि सरकार ये भी कह रही है कि इससे नौकरियां बनेंगी और इससे जो है कि दूसरे तरह के रोजगार पैदा होंगे, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जरा आप इसको आपने एनालाइज किया है मेरे ख्याल से कैपेक्स को, तो जरा हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कि क्या है इसकी असली कहानी क्या है? देखिए, इस कहानी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस समय बजट आया, बजट आने के बाद में हम लोगों ने देखा कि चर्चा दो हिस्से में है। एक चर्चा, बहुत सारे लोग जो बजट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका कहना था कि रूरल एक्सपेंडिचर और ये सब जो तमाम मद होते हैं सोशल सेक्टर्स, उसमें एक्सपेंडिचर की कमी हुई। जो लोग तारीफ कर रहे थे, और बड़े बड़े न्यूज चैनल उसमें हैं जो बैठ करके तारीफ किया करते थे, उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है 35%, और 35% जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सवाल ये होता है साधारण भाषा में, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है? और सारा चीज जो घूम फिर करके, जो आज भी सदन में आपने जिक्र किया कि राज्यसभा में जब वित्त मंत्री बोल रही थी, उन्होंने भी जिक्र किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। और इस तरीके से जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है, वो या तो इकोनॉमिक्स को गलत तरीके से पढ़ने वाले लोग होंगे, या फिर इकोनॉमिक्स को सही तरीके से समझ रहे हैं लेकिन उसको कैसे मैनिपुलेट करें, वैसे लोग होंगे। सबसे पहली बात ये कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता क्या है। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सरकार ने कुछ पैसा खर्च किया, वो खर्च किया किसी कैपिटल में या किसी रेवेन्यू में, किसी भी तरीके से खर्च किया, वो फिर लोगों के पास में पहुंचा, लोग फिर उस पैसे से कंजम्पशन में खर्च किए या इन्वेस्टमेंट में खर्च किए, और इस तरीके से जो पैसा आज सरकार ने खर्च किया वो घूम फिर करके इकोनॉमी के अंदर में जा रहा है और इकोनॉमी को सर्कुलेशन में ला रहा है, ताकि लोग बाजार में जाए, सामान खरीदे, फिर सामान अगर खरीद रहे हैं तो सामान बनाने की जरूरत होगी, सामान बनाने की जरूरत होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर उनके पास भी इनकम आएगा, फिर वो बाजार में जाएंगे। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है, इसी सर्कुलर फ्लो को साधारण भाषा में जब हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। ये हो गई मल्टीप्लायर की बात। दूसरी बात ये, मल्टीप्लायर का एक अनुमान जो सरकार ने लगाया, जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने से उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 2 के बराबर होता है, मतलब 2 गुना इनकम इन्वेस्ट हो जाता है आपके इकोनॉमी के अंदर में। ये चीज बिल्कुल गलत है इस तरीके से कहना। आमतौर पे क्या है, जो सैद्धांतिक रूप से जो हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन आपने खर्च किया, आपके खर्च करने के बाद इनकम जीडीपी को अगर मान के चले, इंडिकेटर इनकम का, इकोनॉमी के इनकम का इंडिकेटर का जीडीपी को मान के चले, आपने जो खर्च किया और जीडीपी कितना बढ़ा आगे, उस रेशियो को कैलकुलेट करके ही आप मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ले सकते हैं। आज की तारीख में आप अनुमान तो लगा रहे हैं 2, लेकिन आने वाला 1 साल में कैसा कैसा सिचुएशन होगा, क्या बदलेगा, इकोनॉमी में क्या होगा, कौन सा नया वेरिएंट आएगा, उस वेरिएंट का आपके इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों के स्वास्थ्य पे क्या इम्पैक्ट होगा, आपको कहाँ पे एक मिसलेनियस खर्च आपको करना पड़े, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कुछ हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं रास्ते में, तब जाकर के आप कैलकुलेट करेंगे, आप कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लायर 2 है या फिर 3 है। कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लायर आज जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो अनुमान हो सकता है, वो वास्तविक सिचुएशन नहीं है। जो मल्टीप्लायर आप क्लेम कर रहे हैं कि 2 ही होगा, वो आधा भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये रही पहली बात जो मल्टीप्लायर की। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि अब हम लोग इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट है, कि अब एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो बजट के नंबर्स लोग शुरुआत में देख रहे थे,
उस समय में इतना खुल करके चर्चा इस पे नहीं थी, लेकिन जो नंबर्स को आप खोल करके देखें बजट के पूरे डॉक्यूमेंट्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने आप में टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत छोटा हिस्सा है, टोटल एक्सपेंडिचर का। और जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का जो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी है, वो पूरे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर के, वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के नहीं है। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं कि क्या इस बार का बजट का टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बढ़ा है, जवाब है रियल टर्म्स में घटा है। इसमें अगर आप देखें रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में तो 4.6% का ग्रोथ आपको नॉमिनली दिखता है, लेकिन आप इन्फ्लेशन 5.5% का अगर इसे एडजस्ट करते हैं तो आपका जो बजट है वो श्रिंक किया है। जब श्रिंक किया है, बजट कम हो गया है, फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इकोनॉमी को आपने बूस्ट करने के लिए एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को आप यूज कर रहे हैं? जब आपका बजट श्रिंक किया फिर तो इकोनॉमी भी श्रिंक करेगा ना, जो मल्टीप्लायर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके थ्रू, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? तीसरी बात इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में आखिर किस सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया? और उस सेक्टर का जो मैंने शुरुआत में कही आपको जीडीपी वाली बात पे, उससे मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाया। आपको मैं बता रहा हूं जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टोटल बजट आप लीजिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में जो बजट था 45,000 करोड़ का लगभग था, उसको 53,000 करोड़ आपने वहां पे बढ़ाया। टोटल एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपका बढ़ाया गया है वो आईटी एंड टेलीकॉम के अंदर, उसमें आपका 29,000 करोड़ के लगभग था, जो बढ़ करके 80,000 करोड़ आपने कर दिया। 29,000 करोड़ से सीधे 80,000 करोड़। ये वो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें फिर से अगर हम फॉर्मूला जो जीडीपी के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर वही फॉर्मूला लगाए, इनकम को हम लोग मोटे मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पूरे इकोनॉमी के इनकम को आमतौर पे उसको 4 हिस्से में बांटते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम मान लेते हैं 2 हिस्से में बांटा गया, जिसमें एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का हुआ, लाभ का हुआ, और दूसरा हिस्सा मेहनताना का हुआ, वेज का हुआ। अब जिस तरह का सेक्टर हमारे सामने में जहां पे ये पैसा डाला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा, ज्यादातर इसमें कुछ रोड कंस्ट्रक्शन में भी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर जहां पे डाला गया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे प्राइवेट पार्टीज का प्रेजेंस ज्यादा है, पब्लिक का कम है। तो ऐसे सेक्टर्स के अंदर में मेरे पास में एक आंकड़ा है जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से 1991-92 में वेज, टोटल वेज ऑर्गेनाइज सेक्टर का टोटल प्रॉफिट के लगभग बराबर था, 1:1 का रेशियो। 2001-2002 में प्रॉफिट जो वेज है उसका लगभग 1.25 गुना हो जाता है, 1.25 टाइम्स। और 2016-17 के अंदर में आपका प्रॉफिट वो वेज का 3 गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि आपके वेज और प्रॉफिट के बीच में गैप बढ़ रहा है, और उस सेक्टर में आप पैसा डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट का सेक्शन बढ़ेगा और वेज का सेक्शन उतना ज्यादा इंपैक्ट आपका नहीं आएगा उसमें। और जब वेज के सेक्शन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं एक बात अक्सर कहता हूं और आपके सामने भी मैंने कई बार कही होगी ये बात, कि इकोनॉमी को चलाता वो लोग हैं जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिनका सारा इनकम उनके कंजम्पशन में जाता है, और जिनका जो प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं उनका ज्यादातर इनकम उनके सेविंग में चला जाता है, वो वापस इकोनॉमी में पैसा नहीं डालते हैं। तो लोग 100 रुपया कमा रहे हैं, अगर उनको 110 रुपया देते हैं वो 110 रुपया भी खर्च हो जाएगा। लेकिन जो लोग 10 करोड़ कमा रहे हैं, अगर हम उनको 10 करोड़ के ऊपर में 1 लाख और दे दें, वो 1 लाख रुपए का हो सकता है कि उन्हीं के खजाने में चला जाए। तो इकोनॉमी के किस हिस्से में आप पैसा डाल रहे हैं, इसके पास वो पैसा जा रहा है, उससे भी डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्या होगा। और मल्टीप्लायर जिस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट किया एग्रीगेट के टर्म्स में, और क्योंकि आपने खर्च कर दिया इन सारे इलाकों में जहां पे ज्यादातर प्रॉफिट का हिस्सा है, वहां की वजह से मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। चौथी बात इसमें, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल रहे हैं और उसका जो सैद्धांतिक तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक चीज ये भी है कि जहां से सच में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आपको मिल सकता था, वो हो सकता था एग्रीकल्चर का सेक्टर, जहां पे आपकी आधी आबादी काम करती है।
रूरल डेवलपमेंट हो सकता था, जहां पे आपका बहुत बड़ा मनरेगा जैसा स्कीम चल रहा है जिसपे लोग नौकरी के लिए डिपेंड करते हैं, काम के लिए डिपेंड करते हैं। तो आपने इन सभी जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपका बहुत ही सिलेक्टिव दिखता है बजट को अगर आप खोल करके देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो रिजल्ट ना मिले जो आप आज की तारीख में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यही जो चीज है, पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अराउंड का जो डिबेट है उसको मिथ्या बना देता है। आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई, जैसे आप कह रहे हैं कि जो वेज और प्रॉफिट का गैप है, इस पे भी कई अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि जो आपने 2019 में आपने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी थी बहुत बड़ी, उससे कंपनियों का मुनाफा खूब बढ़ा और अब उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। जो भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन इसी दौर में जो है बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे सबसे ज्यादा मार पड़ी है। तो ये तो बात बहुत लॉजिकल है कि जरूरी नहीं कि जब आप ग्रोथ की बात करें और प्रॉफिट बढ़ रही हो, हर तरफ से जो है आपको नजर आ रहा हो कि जी कमाई हो रही, तो जरूरी नहीं कि उस तबके को भी उसका लाभ मिल रहा हो जो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसा कि आपने बताया। एक दूसरी आपने बात कही मनीष जी की इन्फ्लेशन का जो रोल रहा, यानी जो सरकार तस्वीर दिखा रही है ग्रोथ की, अगर वो इन्फ्लेशन से जोड़ के देखेंगे तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी, वो उतनी माइनस हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको मुझे लग रहा है कि सामने लाने की जरूरत है, और आपने बहुत अच्छे से इसको विश्लेषित किया। एक चीज बताएं कि जब सरकार कह रही है कि आपने बताई दिया मल्टीप्लायर इफेक्ट को लेकर, लेकिन उनका दावा है कि जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो गांव तक जाएगा, और जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जो सड़कें बनेंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे तरह खड़े होंगे, उससे नौकरियां बनेंगी। अब इसका ग्रामीण स्तर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये तो आपको बताना है, लेकिन एक तस्वीर जो अभी सामने उभर के आई है कि मनरेगा जैसी स्कीम जिससे सीधे तौर पर गरीब लोग जुड़े हुए हैं, श्रमिक जुड़े हुए हैं, उसके एलोकेशन में भी इन्होंने थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कंजूसी की है, और माना जा रहा है कि जो दूसरे ग्रामीण वित्तीय आवंटन है उसमें भी कमी की गई है। तो जरा आप इस पे भी रोशनी डालें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो देश की जो सबसे बड़ी आबादी है जो गाँव में रहती है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जो आपने सबसे पहले कहा था, मैं उस पे एक छोटा सा टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। जो कॉर्पोरेट कंसेशन है इसी बजट के अंदर में अगर आप देखें तो वो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि कॉर्पोरेट को जो कंसेशन दे रहे हैं उनका ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन वो ग्रोथ क्या इकोनॉमी की ग्रोथ में ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सवाल तो है। आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें 9,000 करोड़ कॉर्पोरेट कंसेशन बढ़ा जी पिछले ही साल में 9,000 करोड़ का बढ़ गया, 1,03,000 करोड़ का नंबर है वहां पे। ये पैसे किसके पास में है, ये रही पहली बात। दूसरा चीज ये कि जब मैं ये कह रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ करें, और उससे पहले भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी पहले बात ये है कि आज की हमारी जरूरत क्या है हमारे इकोनॉमी के अंदर की। जब बेरोजगारी है अपने चरम पे, और थैंकफुली आज की स्पीच में वित्त मंत्री जी जब इस साल की बेरोजगारी के नंबर्स की तारीफ कर रही थी, वो पिछले साल के नंबर को जस्ट बता भी रही थी। इस तरीके से संभवतः पहली बार हुआ जो मैंने देखा कि सरकार ने बेरोजगारी का जो चरम सीमा था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे बजट स्पीच में। उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन बेरोजगारी उसके बाद भी वो चरम सीमा पे है। ऐसी स्थिति में जब लोगों का वेज घट गया है, बेरोजगारी भी उसके साथ में है, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ पे पैसा डालें ताकि वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके दिखे। जिस तरीके का तुलना उन्होंने किया, आपने जिक्र किया फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच का आज के राज्यसभा में, अगर आप जो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता, वो किसी खास कंडीशन में काम करता है। जरूरी नहीं कि वही कंडीशन हमेशा बना रहे। ये भी पॉसिबल है कि आज की स्थिति में आपको सबसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है वहां पे, और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर भी रही हैं तो ऐसे जगह पे करने की जरूरत है जिससे लोग, जो आपका थ्योरी जो बता रहा है, आप लोगों के कंजम्पशन को इंप्रूव कर सके। अब अगर आप खर्च कर रहे हैं टेलीकॉम आईटी में, उसका गांव तक वो पैसा पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। आपको अगर सच में इन्वेस्ट करना है और से इन्वेस्ट करना है और उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा रियलाइज करना है, उसका सही तरीका ये है कि आप ऐसे जगह पे जाकर करें जहां पे आपके हाउस होल्ड्स का नंबर ज्यादा है, जहां पे लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, और जो अगर उनके पास पैसा जाएगा तो वो पूरा का पूरा इकोनॉमी में वापस डालेंगे।
पैसा वहां से अगर डाल रहे हैं जहां पे वो उसका कुछ हिस्सा ही डालते हैं, तो उससे इम्पैक्ट बड़ा ये होगा कि आप मनरेगा जैसे स्कीम में पैसा डालें। आपने मनरेगा का ही जिक्र किया, मनरेगा के अंदर में कुछ कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी हुई है। मनरेगा में जो टोटल जरूरत थी पैसे की, उससे कहीं ज्यादा कमी हुई। जो रिवाइज एस्टिमेट था उसमें लगभग मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 92-93 हजार करोड़ लगभग रिवाइज एस्टिमेट में मनरेगा के अंदर में पैसा गया। लेकिन जो इस बार दिया उन्होंने 73 हजार करोड़ दिया। आप मनरेगा का आज की तारीख में जो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है पूरे मनरेगा स्कीम का, वो देख लीजिए। टोटल बजटरी एलोकेशन खर्च होने के बाद भी लगभग वहां पे 14 हजार करोड़ की कमी हो रही है, उनका बैलेंस निगेटिव में जा रहा है। और 14 हजार करोड़ का अगर आप इस बार का बजट अगर उठा करके उनको दे दें तो लगभग आपके पास में अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास 59 हजार करोड़ ही है, कि वो 14 हजार तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। तो वो जो कमी है वो बहुत बड़ी कमी आपकी है, क्योंकि जितना जरूरत है, कल ही परसों किसी न्यूज़पेपर में कुछ लोगों ने एनालाइज करके दिखाया कि मनरेगा का जो डिमांड है और जितना फुलफिल किया जा रहा है जॉब के टर्म्स में, उसके बीच में बहुत भारी कमी है। बिहार जैसे राज्य में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारी जगह पे। तो जितने लोग जॉब मांग रहे हैं मनरेगा के अंदर में और आप कितने लोगों को दे रहे हैं, अगर आप उस पूरे नंबर को लेकर के देखें तो जो बजटरी एलोकेशन आज की तारीख में है वो आधा से भी कम हो जाता है जितना आपका रिक्वायरमेंट है मनरेगा जैसे स्कीम। एक और चीज जो मनरेगा के बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा, वो बोल रही थी कि मनरेगा का बहुत अच्छा भी चीज है, लेकिन मनरेगा के अंदर में घोस्ट अकाउंट बहुत ज्यादा बन गए हैं, उसमें पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है। इसकी ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मुझे लग रहा है कि बयान है। इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए इस चीज को लेकर के भी, और इसका एक कंपैरिजन करना चाहिए जो एनपीए अकाउंट्स जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, उसके साथ में, उसकी क्वांटिटी के साथ में। आपके पास में कोई तथ्य है आज की तारीख में, आपने कोई रिपोर्ट या कोई स्टडी ग्रुप बनाया जिसने आपको ये बताया हो कि घोस्ट अकाउंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उससे लीकेज कितना है? जहां तक बात है कोई भी पब्लिक पॉलिसी अगर आप लेकर के चलते हैं तो ये मान के चला जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ लीकेज रहता है हमेशा। वो मनरेगा ही नहीं, वो पीडीएस ही नहीं, वो बहुत बड़े बड़े स्कीम जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाते हैं उसमें भी लीकेज होता है। लेकिन आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये कह दें कि वहां पे घोस्ट अकाउंट है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे लीकेज कितना है, और अगर आप लीकेज है तो उस लीकेज को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं उस पर आपको सोचना चाहिए, ना कि उस पूरे प्रोग्राम को ही डिसमेंटल करने के रास्ते पे कदम बढ़ाना चाहिए। इससे नुकसान ये होगा कि आप जो एक ऐसा सेक्टर जिसने अपने कंधे पे पूरे इकोनॉमी को उठाया, जब लोग शहर से निकाल दिए गए, एक तरीके से फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए, तो उनको मनरेगा जैसे स्कीम ने अपने गोद में रखा और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। और तारीफ की बात यह भी कि पिछले जो बजट मिला था उसमें, मतलब मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2020 की, उस समय में वित्त मंत्री जी ने एक्स्ट्रा फिर पैकेज दिया, लेकिन वो भी पैकेज काफी नहीं था, लेकिन कुछ भी दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक ऐसा क्रिटिसिज्म के आधार पे जिसका आपके पास में कॉन्क्रीट फॉर्मेशन, तो कॉन्क्रीट फॉर्म आपके पास में नहीं है, उसके आधार पे आप कह देते हैं ये सही नहीं है। एक आखिरी चीज जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये, जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि इकोनॉमी के अंदर में वेल्थ क्रिएटर को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वेल्थ क्रिएटर सच्चाई में कोई और है। जिसको आप वेल्थ क्रिएटर मान रहे हैं वो वेल्थ के एब्जॉर्बर है, वेल्थ को खींचते हैं अपनी तरफ में, और ऐसा नहीं है कि वो उसको वापस इकोनॉमी में डाल रहे हैं। इकोनॉमी को जज करने का तरीका मेरे अनुसार ये होगा कि आप ये देखें कि लोगों के आय में कितनी वृद्धि हुई और लोगों के एम्प्लॉयमेंट में कितनी वृद्धि हुई। अगर आप ये दोनों चीज अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिसको आप वेल्थ क्रिएटर मान रहे हैं वो सही में वो वेल्थ अपने पास में ही रख रहे हैं, वो आगे उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, वो वेल्थ के एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। चलिए, यानी कुल मिला के बात यह है कि अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो जरूरी नहीं कि वो सही तस्वीर हो, और जो आपने जॉब क्रिएशन की बात कही और जो आपने वेजेस की बात कही, उसको लेके तो ऑलमोस्ट कई इकोनॉमिस्ट अपनी बात रख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत तर्क है और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।
मनीष जी, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी गहराई से बजट एलोकेशंस पे और वित्त मंत्री के दावों पे आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड में फिर आएंगे नई आर्थिक सुर्खियों के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।